सो हेलो वेलकम। तो शुरुआत करते हैं रिवीजन सीरीज़ का फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट का है। सबसे फर्स्ट चैप्टर का आज हम रिवीजन करने वाले हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं, इसमें सिर्फ एक सिंगल पेज है। सिंगल पेज का फ्रंट पेज मेरा इस साइड है और मेरा बैक पेज जो है इस साइड है। मोस्टली आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व किस तरीके से करना है हमारे पास में वो लिखा हुआ है, और जो चीज़ें हम एक्चुअली नोट्स से और उन सब से पढ़ सकते हैं वो वाली सारी चीज़ें मेंशन नहीं करी है मैंने। सिर्फ वो चीज़ें इसमें इंट्रोड्यूस करी है जो कि हम एक्चुअली भूल जाते हैं, या फिर एनसीईआरटी के कुछ एक्सट्रैक्ट, वो सारी चीज़ें। तो जैसे कि यूनिट एंड डायमेंशंस के अंदर किसके डायमेंशंस होते हैं, किसके डायमेंशन नहीं होते हैं, यूनिटलेस क्या होता है, सॉलिड एंगल्स के डायमेंशन होते हैं या नहीं होते हैं, यूनिट है बट डायमेंशन होंगे या नहीं होंगे, डायमेंशन है यूनिट होगी या नहीं होगी, ये सारी चीज़ें जो हैं अपन कंक्लूड कर सकते हैं, कहीं से भी निकाल सकते हैं या फिर वहाँ से पढ़ सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि क्वेश्चन है, जो कि सिंगल पेज है, कि जितना अपन को रिक्वायरमेंट थी कि पढ़ने के बाद में अगर कुछ छूट जाए तो वो चीज़ें जो हैं वो छूट सकती हैं। तो सबसे पहला हो सकता है कि हमसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में छूट जाए कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है उसकी यूनिट जो है वो क्या है, कैंडला है। एक माइल जो होता है वो 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। अगर केजी वेट कहीं लिखा हुआ है इज़ एन इनप्रॉपर यूनिट, ये एक इनप्रॉपर यूनिट है किसकी, वेट की, क्योंकि वेट को नॉर्मली अपन फोर्स की टर्म में अपन कह देते हैं, तो mg कह देते हैं फॉर्मूले के हिसाब से, और यूनिट के टर्म्स में अपन mg तो न्यूटन कह देते हैं, क्योंकि फोर्स के हिसाब से ये कहना चाहिए, बट केजी वेट लिखा हुआ है जो कि इम्प्रॉपर यूनिट है किसकी, वेट की। स्टार रेडियन इज एन सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ द स्फेयर। तो स्टार रेडियन का मतलब अगर हम देखें कि ये एक स्फेयर है, जिसकी गोला है, तो ये एक स्फेयर है, और इस स्फेयर के अंदर हम कोई सर्कल कट कर लेते हैं। जैसे कि एज्यूम करो कि यहाँ पे जो है मेरा हाथ है और ये हमारा सर्कल है, तो ये इसके अंदर है सर्कल और ये ऐसे अंदर है, और इस सर्कल की लाइनिंग से सेंटर पे बनने वाला जो एंगल होगा, ये जो सर्कल है यहाँ पे मैंने ड्रॉन किया है, और ये एक स्फेयर के अंदर है, सर्कल है जो कि स्फेयर के अंदर है, उससे जो एंगल सबटेंडेड हो रहा है सेंटर पे, उसे क्या बोला जाता है, स्टार रेडियन। ठीक है। नाउ टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फ्रॉम वन सेट ऑफ यूनिट टू द अदर सेट, एक सेट ऑफ यूनिट से दूसरी सेट ऑफ यूनिट के अंदर कन्वर्ट जब करते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी को एक सेट ऑफ यूनिट, कोई सेट ऑफ यूनिट तुम्हें दी हुई है, उससे अदर सेट ऑफ यूनिट के अंदर तुम्हें कन्वर्जन करना है, तो अपन क्या लगाते हैं, कन्वर्जन थ्योरम लगाते हैं या कन्वर्जन फैक्टर लगा रहे हैं। तो कन्वर्जन फैक्टर जो होगा उसका फॉर्मूला होता है NU बराबर कॉन्स्टेंट। NU क्या है, N है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू, जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो, और U जो है वो हमारी क्या है, यूनिट है, कि किसी भी जब हम कन्वर्जन करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी का एक सेट ऑफ यूनिट में से एक अनदर सेट ऑफ यूनिट के अंदर, तब हम कन्वर्स फैक्टर लगाते हैं, जिसमें NU बराबर क्या कहते हैं, हम कांस्टेंट कहते हैं, जिसमें N जो होता है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, U जो होता है हमारा यूनिट होता है। हम यहाँ में कह सकते हैं कि N1U1 इज इक्वल टू N2U2। दैट मीन्स कि एक पूरी केजी, मतलब कि 5 kg, मतलब कि हम लोग 5 kg को कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये 5 आ जाएगा और U की जगह तुम्हारा kg आ जाएगा। इज इक्वल टू तुम्हें अगर मान लो नंबर फाइंड करना हो तो x लिख देना, U को तुम्हें क्या रखना है, जिस यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना है। अब मान लो 1 kg के 100 के अंदर ग्राम होते हैं, तो ग्राम के अंदर लिखा हुआ है, तो इस तरीके से अपन यूनिट कन्वर्जन करके x की जो वैल्यू है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। दोनों साइड यूनिट क्या करनी है, सेम करनी है, दोनों साइड यूनिट क्या करनी है, सेम करनी है, ताकि यूनिट से यूनिट क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए और तुम्हारे पास में नंबर निकल जाए। तो नॉर्मली NU बराबर हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसके अंदर N जो होता है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, U जो होती है हमारी यूनिट होती है। किसी भी यूनिट का NU जो किसी भी वैल्यू का NU जो होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। दैट मीन्स कि अगर वो कभी कह दे हमें कि 5 किलोमीटर पर सेकंड है, उसको 5 मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करके दो की वैल्यू जो होगी वो कितनी क्या रहेगी, तो अपन वहाँ से कन्वर्जन कर सकते हैं। रिमेंबर ऑल द ग्राफ ऑफ NU, सारे ही NU के जो ग्राफ है वो याद रखें। अब तुम कह रहे हो कि NU बराबर कांस्टेंट है, दैट मीन्स कि तुम्हारी एक एक्सिस अगर NU को बता रही है और दूसरी एक्सिस U को बता रही है, तो NU पे किसी की डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स कि ये ग्राफ कुछ इस तरीके का नहीं बनेगा। मैं बता देता हूँ, NU है और U है, तो ये तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो किसी के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा, चाहे U ले लो चाहे N ले लो। अब मान लो N इस डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू U भी चलेगा, क्योंकि अगर कांस्टेंट के उस साइड भेजोगे तो ये U की फॉर्म में आ जाएगा। अगर ये U की फॉर्म में आ जाएगा तो N और U को तुम लिख सकते हो डायरेक्टली क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा।
तो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ये अपन कह रहे हैं यूनिट और उसके नंबर के लिए ना। सारे ग्राफ तुम्हें याद रखना है। 1 मीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है? 3.1828 फीट के बराबर होता है। 1 मीटर जो है कितने फीट के बराबर होगा? 3.28, और वही हो जाएगा 39.4 इंच के बराबर। मतलब कि 1 मीटर में 3.28 फीट होता है और उसी 1 मीटर के अंदर 39.4 इंच होते हैं। ये कुछ डाटा है जो कि हम थोड़ा भूल सकते हैं। अगर मान लो डायमेंशन निकालना है फॉर सम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के तुम्हें अगर मान लो डायमेंशन निकालना है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पूरा डिफ्रेंशिएट को या इंटीग्रेट हो, पूरा डिफ्रेंशिएट हो या फिर इंटीग्रेट करो। मतलब कि जो भी वैल्यू तुम्हें गिवन है उसको पूरे को डिफ्रेंशिएट करो या तो उसको इंटीग्रेट करो। नॉर्मल सिंबल याद रखो, नॉर्मल सिंबल तुम्हें याद रखना है। मैं एक बार लिख देता हूँ, पूरा डिफ्रेंशिएट या इंटीग्रेट करो, नॉर्मल सिंबल याद रखो। पूरा डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करना है और नॉर्मल सिंबल को तुम्हें ध्यान में देना है। दैट इज़ देखिए dx/dt है तो ये तो डिफरेंशिएट के लिए आ जाएगा, बट x और t जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट और टाइम के लिए आ जाएगा, तो lt-1 बन जाएगा। वेलोसिटी और टाइम है lt-2 बन जाएगा। v.dt है मतलब कि वेलोसिटी का जो है हम क्या लिखते हैं? वेलोसिटी के लिए लेंथ अपॉन टाइम लिखेंगे और यहाँ पे टाइम का टाइम आ जाएगा, टाइम से टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ लेंथ बच जाएगा। उसी तरीके से a.dt का भी हम फाइंड करेंगे ना। अब हम आ जाते हैं कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंट या लॉगरिदमिक फंक्शन है वो सारे ही डायमेंशन लेस होते हैं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक हैं या एक्सपोनेंट है या लॉगरिदमिक फंक्शंस जो हैं वो सारे ही कैसे हैं? डायमेंशन लेस हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन कर रहे हैं, अब क्वेश्चन को समझा रहे हैं कि क्वेश्चन को करना कैसे है। अगर मान लो हमारे यहाँ पे गिवन है कि अल्फ़ा जो है वो गिवन है, अल्फ़ा इक्वल्स टू f/v² साइन बीटा टी। ये कुछ इस तरीके से हमारे पास में क्या है कि अल्फ़ा गिवन है और हमें ये कहते हैं कि फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा और बीटा की डायमेंशन फाइंड करनी है। अब देखो अल्फ़ा इज इक्वल टू एफ साइन बीटा टी। अब ध्यान से देखना, हर एक क्वेश्चन को पर्टिकुलर चीज़ों से समझाया हुआ है कि साइन बीटा टी जो है वो क्या है? इट इज़ सेम एज साइन थीटा। साइन बीटा टी जो है वो सेम एज साइन थीटा है, विच इज़ डायमेंशन लेस। अभी पढ़ा है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक हो, एक्सपोनेंट हो या लॉगरिथम हो, इन सब का जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन लेस है, दैट मीन्स कि साइन बीटा टी की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? 1 के बराबर होगी। दैट मीन्स बीटा टी की जो वैल्यू होगी वो 1 के बराबर होगी और बीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1/t हो जाएगा। तो हमारे पास में बीटा का डायमेंशन आ गया कि भाई बीटा की डायमेंशन क्या है। अब फिर हम अल्फ़ा इक्वल्स टू f/v² साइन बीटा टी रख सकते हैं। और ऑफकोर्स भी बात है कि बीटा टी को हम क्या लिख सकते हैं? नॉर्मली बीटा को भी साइन तो गया, बीटा को क्या लिख सकते हैं अपन? 1/t लिख सकते हैं और ये t है, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब फोर्स की यूनिट को भरेंगे और इसके डायमेंशन को भरेंगे, जो हमारे पास में बच जाएगा लास्ट में वो क्या हो जाएगा? अल्फ़ा का हो जाएगा ना। हमारे पास में ये है एरर हो इसका क्वेश्चन, ठीक है, आगे है करवा रखा ना। इन मैकेनिक्स के अंदर ऐसा होता है कि द फॉर्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज़। अब जो तुम फार्मूला बनाते हो मैकेनिक्स के अंदर, जो अपन फार्मूला बनाते हैं, जैसे कि मान लो कि s का बनाया है डिस्प्लेसमेंट का, तो s इज इक्वल टू ut + ½ at²। तो s हमारा जो है वो u पे भी डिपेंड है, t पे भी डिपेंड है, a पे भी डिपेंड है। तो मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हो जाती है वो आ जाती है। तो वो जो ऐसी जो होती है वो डिराइव नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी मतलब कि कितनी फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए कि हम डिराइव ना कर पाए लेकिन चेक कर पाए। तो हमारे पास में मोर देन 3 का एक होना चाहिए। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है जो कि NCERT की लाइन में मेंशन करा हुआ है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स में बहुत सारी दिक्कत आ जाती है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को याद कैसे रखें या कैसे क्या। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं हमने, जैसे कि 0.022236। तो हम यहाँ बोलेंगे कि हमारे पास में सिग्निफिकेंट फिगर जो होते हैं सिर्फ 2, 3, 6 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। पॉइंट के बाद अगर 0 लग रहा है और पहले कोई डिजिट है तो वो जीरो जो होंगे वो कैलकुलेट होंगे। दैट इज़ कि 1.0844 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पे हम बोलेंगे हमारे पास में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है
और अगर पहले वैल्यू है उसके बाद में जीरोस है तो वो कैलकुलेट होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। जब भी सिग्निफिकेंट फिगर में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो, कभी भी तुम सिग्निफिकेंट फिगर ले रहे हो और उसमें तुम्हें एडिशन करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, तो कम डेसिमल पॉइंट वाले को देखो। कम डेसिमल पॉइंट वाले को देखना है जिसमें डेसिमल पॉइंट जो है वो कम है। जैसे कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट 1 है और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पे कितने आएंगे, 3 आ रहे हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि डेसिमल पॉइंट में कम कितने हैं, 1 है। तो अगर हम इनको सपरेट करते हैं और आंसर हमारा ये आता है, तब हमें आंसर सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। मतलब कि सबसे कम डेसिमल प्लेस वाला जो होगा उतना ही आंसर लिखना है। दैट इज़ कि 0.1 के बराबर हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि 0.08 को अप्रॉक्स क्या लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं। तो 1 डेसिमल प्लेस तक ही लिखना था, इसलिए अपन ने 0.1 लिखा। पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक ही चाहिए। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो हमें गिवन है उसमें सबसे कम वाला जो है वो 12.5 वाला है। मतलब कि पॉइंट के बाद हमें कितने डिजिट चाहिए, 1 डिजिट ही चाहिए, इसीलिए अपन ने ऐसा करा होगा। तो ये सिग्निफिकेंट का क्वेश्चन हो गया। अब या तो मल्टीप्लिकेशन आ जाए या डिवीज़न आ जाए। अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न आ रहा है तब भी हमें क्या ध्यान रखना है कि कम डिजिट वाला लेंगे। तो 2.4 एंड 3.65 लिया, मल्टीप्लाई किया, कोई बड़ी सी डिजिट आई होगी, बट हमें कितने डिजिट तक लेना है, सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक। तो हम आंसर जो होंगे वो सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक ही रखेंगे। ये सिग्निफिकेंट फिगर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन को कैसे करना है वो। नाउ एरर्स की बात करें तो एरर्स ड्यू टू अननोन कॉज, किसी अननोन कॉज की वजह से अगर आ रहा है तो वो कौन सा है, हमारा रैंडम एरर। रैंडम एरर में हमें नहीं पता है वो किसकी वजह से आ रहा है। अगर मान लो हम मल्टीपल रीडिंग्स ले रहे हैं किसी एक एक्सपेरिमेंट की, तो वहाँ पे रीडिंग्स जो है हमारी क्या आ रही है, चेंज आ रही है। उसके रीजंस हमें नहीं पता है, बट उसकी वजह से या फिर टेम्परेचर की वजह से हमारा थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस आ रहा है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, रैंडम एरर्स हो जाएगा। दिस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कम्प्लीटली, इसे कम्प्लीटली हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। दिस एरर रिड्यूस बाय रिपीटेड रीडिंग, ये एरर रिड्यूस किए जा सकते हैं अगर तुम रिपीटेड रीडिंग करो तब। सेम ऑब्जर्वेशन को रीड कर रहे हैं, बार बार अलग आंसर आ रहा है, तो रैंडम एरर। जैसे कि अगर मान लो तुम कोई ऑब्जर्वेशन लिख रहे हो और बार बार उसका आंसर जो है वो अलग आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा एक रैंडम एरर कहलाएगा। नाउ ग्रॉस एरर क्या होता है, ग्रॉस एरर होता है कि ह्यूमन की केयरलेसनेस या मिस्टेक की वजह से, हमारी खुद की मिस्टेक या हमारी खुद की केयरलेसनेस की वजह से रीडिंग के अंदर या कैलकुलेशन के अंदर कोई मेजरमेंट के अंदर क्या आ जाए, एरर आ जाए, तब अपन क्या कहते हैं, ग्रॉस एरर कहते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट में ही बनते वक्त दिक्कत हो, जब इंस्ट्रूमेंट बना हो तब उसमें कुछ दिक्कत आई हो, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया। इन्वायरमेंटल एरर की अगर बात करें तो बाहर के टेम्परेचर, प्रेशर या वाइब्रेशन की वजह से अगर कोई एरर आ रहा हो तो वो इन्वायरमेंटल एरर हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन एरर की अगर बात करें तो इम्प्रॉपर सेटिंग ऑफ ऑपरेटर्स और केयरलेसनेस इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन। दैट मीन्स ऑब्जर्वेशन एरर्स की अगर बात करें कि ऑब्जर्वेशन से एरर क्या हो रहा है, तो ऑब्जर्वेशन एरर ऐसे होंगे जो कि ऑपरेटर्स के अंदर अपन ने कुछ अरेंज करा है, हमने खुद ने कुछ अरेंज करा है और हमारी खुद की केयरलेसनेस की वजह से वहाँ पे क्या हो रही है, इम्प्रॉपर रीडिंग अगर आ रही है, तब हम क्या बोलेंगे, हमारा ऑब्जर्वेशनल एरर, मतलब ऑब्जर्व करने में दिक्कत आ रही है। नाउ वेरियस ऑब्जर्वेशन इन वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर के अंदर वेरियस ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं। यहाँ पे भी हमारे पास में मीन लेंथ का क्वेश्चन आता है, एब्सोल्यूट एरर का क्वेश्चन आता है, मीन एब्सोल्यूट एरर का क्वेश्चन आता है और रिलेटिव एरर का क्वेश्चन आता है। तो इन सारे क्वेश्चंस को नॉर्मली हम अगर पढ़ें तो फिर दिक्कत आती है। तो एक एग्जांपल के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो मान लो कि तुम्हारे पास में 3 रीडिंग्स है, अगर वो मीन की बात करें तो तीनों का सम करना है और डिवाइडेड बाय क्या करना है, जितने नंबर तुमने लिए थे 3। तो ये जो आंसर आएगा वो क्या आएगी, तुम्हारी मीन लेंथ आएगी। एब्सोल्यूट एरर की बात करें तो एब्सोल्यूट एरर हर एक रीडिंग के अंदर देखा जाएगा। हर एक रीडिंग के अंदर कैसे देखा जाएगा, अगर तुम मीन लेंथ को तुम्हारी जो थी लेंथ उससे सपरेट करते हो तो जो आंसर तुम्हारे पास में बचेगा वो तुम्हारा एब्सोल्यूट एरर होगा, दैट इज़ 0.01 बचा। जैसे कि सेकंड अगर बात करें तो 3.20, तो 3.20 इसको मीन से अगर तुमने माइनस किया तो इसमें कोई एरर नहीं आया। 3.29 माइनस 3.28 करा तो इसमें 0.01 आया। तो थर्ड रीडिंग के अंदर एरर कितना आया, 0.01। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। अब मान लो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना हो
तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है कि एब्सोल्यूट एरर जो भी निकाले हैं उन सबका सम डिवाइडेड बाय जितने थे। अब ऐसा नहीं कि इसका 0 आ गया तो तुमने इसको कैलकुलेट नहीं करना है, उसको कैलकुलेट करना है। जब तुम नंबर लिखोगे उस टाइम में तुम्हें थीम लिखना पड़ेगा, तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। अगर मान लो रिलेटिव एरर पूछा जाए तो जो तुम्हारा मीन एब्सोल्यूट एरर आया है उसको मीन वैल्यू से अगर तुम डिवाइड कर लोगे कि मीन एब्सोल्यूट एरर जो है तुम्हारा 0.0067 है, तो 0.0067 डिवाइडेड है मीन वैल्यू 3.28, तो 3.28 अगर इससे डिवाइड कर लोगे तो रिलेटिव एरर आ जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं। चारों क्वेश्चंस को एक न्यूमेरिकल फॉर्म से समझाया हुआ है, तो नॉर्मली तुम्हें आ जाएगा ना। एक और क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि द साइड ऑफ अ क्यूब इज़ दिस। अगर मान लो क्यूब की एक साइड है जो कि इस तरीके से गिवन है, ये क्यूब बना लिया अपन ने, मान लो ऐसा क्यूब होगा जिसकी सारी साइड सेम होगी और जो एक साइड गिवन है वो कुछ इस तरीके से है कि 2.00 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया तुम खुद निकाल करके चेक करना कि क्या आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैंने वॉल्यूम निकाल रखा है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो गिवन है वो क्या गिवन है भाई, 2.00 प्लस माइनस 0.01। अब इसको समझा रखा है कि ये है क्या, तो भाई 2.00 जो है ये फिक्स है कि भाई ये तो फिक्स है, तो एक्चुअल लेंथ है L। मतलब अगर कुछ वैल्यू इस तरीके से लिखी हुई आती तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि ये तो फिक्स वैल्यू है भाई, ये तो एक्चुअल लेंथ है कि इतनी तो है ही है। अब 0.01 जो है वो क्या इंडिकेटेड कर रहा है कि इतना एरर आ सकता है। भाई तुम अगर कैलकुलेट करोगे तो एक्चुअली में तुम्हारा जो एरर है वो इतना आ सकता है, और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, डेल्टा एल को, मतलब कि चेंज इन लेंथ को क्या कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि भाई इतना एरर आ सकता है। अब वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो वॉल्यूम में हम कह रहे हैं कि वॉल्यूम जो होता है हमारा क्या होता है, ए क्यूब होता है। ए क्या है, एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ कितनी सर, 2 है, तो 2 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, 8। तो वॉल्यूम को तो अपन क्या लिख सकते हैं, 8। अब प्लस माइनस पे हमें बढ़ना है कि कितना एरर हो सकता है, तो हम वॉल्यूम को ही क्या लिख सकते हैं सर, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं डेल्टा V बाय वी एरर की टर्म्स में, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 नीचे आ जाएगा, डेल्टा A बाय ए। अब चेंज इन वॉल्यूम जो है वो हमें बढ़ना पड़ेगा, या फिर A तो जो है वो साइड को बता रहा है, तो हम A को क्या लिख सकते हैं, L, और यहाँ पे भी L लिख सकते हैं साइड के लिए नॉर्मली, अगर नहीं A भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो 3 डेल्टा L, ठीक है। तो डेल्टा L बाय L की अगर बात करेंगे कि डेल्टा L बाय L कितना क्या रहेगा, तो वो हमारे पास में रहेगा कि डेल्टा L तो डिफरेंस है, तो 0.01 डिवाइडेड बाय L जो कि कितना है हमारे पास में 2 है, इनटू में जो वॉल्यूम आया है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, जो कि कितना है हमारे पास में 8, तो 2 4 8 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 12.0। तो ये हमारा इसको सॉल्व करके आंसर आएगा। तो हम अगर वॉल्यूम को लिखेंगे कि हमारा वॉल्यूम जो आया है वो कितना आया है, तो हम बोलेंगे 8 प्लस माइनस 0.12, इस तरीके से हमारा आंसर लिखा जाएगा। इसको और अच्छे तरीके से यहाँ पे मैंने समझा रखा है, इसको किस तरीके से किया है। हमने यहाँ पे लिखा है कि वॉल्यूम जो है वो A क्यूब के बराबर है 8 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो फिक्स है कि भाई 8 सेंटीमीटर तो आना ही आना है। अब एरर कितना आ सकता है वो निकाल रहे हैं, एरर अब कितना हो सकता है फाइंड कर रहे हैं। तो एरर को हमने फाइंड किया है और वो हो सकता है कि 8 तो वॉल्यूम का फिक्स रहेगा, बट इतना चेंज आ सकता है कि 0.12 सेंटीमीटर जितना। तो ये था एरर से रिलेटेड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट मतलब कि जितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है जो कि हमारे पास में आती है वो हमने लिखी हुई है। अब मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है कि v इज इक्वल टू AT प्लस B अपॉन T प्लस C। अब यहाँ पे कहता है कि फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी सी के डायमेंशन बताओ कि क्या क्या है। तब हम कहते हैं कि जहाँ पर भी प्लस या माइनस लग जाए वहाँ पे हम इक्वल टू कह सकते हैं, जैसे कि T इक्वल्स टू क्या कह देंगे, हम C कह देंगे। अब T इक्वल्स टू C क्यों कह रहे हैं ये हमें देखना है। तो पॉजिटिव या नेगेटिव, प्लस या माइनस, जहाँ भी आता है डायमेंशन में वहाँ हम इक्वल्स टू रखते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में प्लस या माइनस है और हम डायमेंशन निकाल रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या रखते हैं, इक्वल टू का साइन रखते हैं। क्योंकि 3 kg शुगर प्लस 3 kg शुगर, अब 3 kg शुगर और 3 kg शुगर डायमेंशन भरना है, तो क्या ये भी m में लिखा जाएगा और ये भी m में लिखा जाएगा।
तो मतलब कि दोनों का डायमेंशन तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। क्योंकि अगर एडिशन कब हो सकता है भाई, एडिशन तभी हो सकता है जब उनके डायमेंशन सेम हो। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि 2 लीटर दूध है और 3 किलो शुगर है, तो उनको एडिशन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उनके डायमेंशन अलग अलग हैं। तो उनको क्या कर सकते हो, तुम कर सकते हो तो नॉट kg², यहाँ पे तुम ऐड कर सकते हो, बट kg इंटू kg करके kg² नहीं कर सकते। इसका मतलब डायमेंशन सबका सेम, नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका मतलब डायमेंशन सबका इक्वल्स टू में है, वही आ रहा हो। तो 3 kg सेम होते हैं, दैट इज़ kg बराबर होते हैं, m बराबर होते हैं। इसीलिए t प्लस c है, तो ये दोनों क्या होंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में मतलब कि बराबर होंगे, तभी ऐड हो रहे होंगे। इसीलिए हमने इन दोनों को क्या बोला, बराबर बोला। उसी तरीके से ये वाला साइन भी हम क्या पुट कर सकते हैं, बराबर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस वाले साइन को लिया है, v = at लिखा है, और a को अपन ने v/t लिखा है, दैट इज़ LT - 2। तो यहाँ पे a t जो हमारा आया है वो हमारा b t के बराबर हो जाएगा, कि a t जो है वो b t। सर नीचे वाला b t कैसा है, तो देखते हैं। a t को तो हमने एज इट इज़ लिखा, प्लस यहाँ पे इक्वल्स टू लगा दिया b। सर t और c की भी कितना आया है, t, तो t प्लस t कितने t हो जाएंगे, सर t प्लस t 2t हो जाएगा, स्क्वायर तो नहीं होगा सर, 2 तो डायमेंशन में गिनाएगा ही नहीं, तो आया तो t ही बराबर। उसी तरीके से अपन ने b का डायमेंशन बनाया। अब मान लो कि परसेंटेज एरर की फॉर्म में आ रहा है। अब परसेंटेज एरर की फॉर्म में आ रहा है तो x = जो फॉर्मूला बना है ab² / c³ बना है। तब हम a को लिख सकते हैं कि a जो है हमारा वो गिवन है कि a हमारा +-1 है, b हमारा +-3 है, c हमारा +-2 है। याद रखना एरर हमेशा एडिटिव होते हैं, कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते। दैट इज़ Δx/x = अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं x = ab² c - 3, ऐसा ही लिख सकते हैं। Δx/x इसको हम ऐसे लिखेंगे। एरर एडिटिव होते हैं तो Δa/a यहाँ आ जाएगा, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है तो Δb/b हो जाएगा, जो पावर है वो आगे हो जाएगी Δc/c। यहाँ पे माइनस का साइन है बट पॉजिटिव का ही रहेगा, क्योंकि एरर हमेशा एडिटिव इन नेचर होते हैं। तो नॉर्मली हमने ये निकाल के रखा और सब की वैल्यू रखी। Δa/a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है 2, और इन सब को हमने एज इट इज़ किया और 13% आया। पावर नेगेटिव में हो फिर भी ऐड करोगे, अगर पावर नेगेटिव में आती भी है तब भी तुम क्या करोगे, ऐड करोगे। एक और क्वेश्चन कैसा बन सकता है कि भाई फोर्स, एक्सेलरेशन, टाइम, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। भाई हो सकता है कि बहुत सारी न्यूमेरिकल सिंबल्स दे दे तुम्हें कि एक्सेलरेशन है, यंग मॉड्यूलस है, जी है, बहुत सारी चीज़ें, और वो बोल दे कि एनर्जी के रेस्पेक्ट में डायमेंशन बताओ। तब हम क्या करेंगे, एनर्जी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन करेंगे और जितनी भी वैल्यू है सबको भर देंगे। एफ की पावर x लिख देंगे, एक्सेलरेशन की पावर y लिख देंगे, t की पावर z लिख देंगे। देन आफ्टर एनर्जी का डायमेंशन लिखेंगे कि वो क्या होगा, mL2 t-2। अब फोर्स का डायमेंशन लिखेंगे mLt-2, पावर क्या रहेगी x। एक्सेलरेशन का डायमेंशन लिखेंगे Lt-2, पावर क्या रहेगी y, और टाइम को टाइम लिखेंगे और पावर क्या रहेगी z। सबको x बांट देंगे, इसको भी, सबको x दे दिया, सबको y दे दिया, सबको z दे दिया। अब m जो है वो क्या है भाई, इक्वल्स टू में m की जो पावर है वो कितनी, 1 है, तो सबको ऐड कर लो, मतलब m तो x ही है, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 आ गया। जैसे कि लेंथ इक्वल्स टू 2 है, तो यहाँ पे लेंथ क्या है, Lx और Ly है, तो क्या हो जाएगा, पावर बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी x + y, तो x + y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इससे अपन चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। तो अब बराबर करके फॉर्मूला डिराइव करो। अब तुम नॉर्मली m को जैसे कि यहाँ पे हमारे पास में है, सबका सम कर लेना है। जैसे कि अगर मान लो लेंथ का सम करते हो तो इस साइड से लेंथ का सम करते हो तो x + y बनेगा, और यहाँ पे l कितना दे रखा है 2, तो इन दोनों को क्या कर लेना, इक्वल कर देना, और इससे तुम्हारा फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर रहे हैं, और ये नीट का है। 25 के क्वेश्चन हैं। यहाँ पे यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर से हमारे पास में 2 क्वेश्चन आए थे, तो उन दोनों ही क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करके देख रहे हैं कि जो हमने पढ़ा है उसे हो रहे हैं या नहीं। तो नॉर्मली न्यूमेरिकल फॉर्म्स हैं और सॉल्व हो जाएगी। जैसे कि बलून इज़ मेड अ मटेरियल ऑफ सरफेस टेंशन S and an inflated outlet where the gas is filled in it
has a small area A. It is filled with a gas of density rho. Take a spherical shape of radius r. When the gas is allowed to flow freely out of the radius r, changes from capital R to 0. मतलब कि जब इसमें से गैस निकल रही थी तो उसकी जो रेडियस थी वो r से कहाँ गई, 0 की तरफ जा रही है इन टाइम t. If the speed v जो दे रखी है of a gas outcomes of a balloon depends upon r and ra and t s a rho r, then तो अब हमें बताना है कि ये इस पर डिपेंडेंसी है तो किस तरीके से क्या है. तो हमने क्या बताया था, हमने बोला था कि जितनी भी वेलोसिटी जितनी भी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है सबको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की फॉर्म में भर दो. तो सबसे पहले हमारे पास में दिया हुआ है कि t जो है, t हमारे पास में यहाँ पे क्या है, एस फील्ड इन द टाइम. तो t हमारे पास में टाइम है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है s. s क्या है हमारे पास में, सरफेस टेंशन जिसका क्या दिया है अल्फ़ा, एरिया जिसका क्या दिया हुआ है बीटा, रो जो कि क्या है डेंसिटी ऑफ गैस है जो कि दिया हुआ है गामा, एंड आर जो कि रेडियस है जो कि हमारी कम होती जा रही है जैसे जैसे हवा बाहर आ रही है, उसका लिया हुआ है डेल्टा. अब हमको सारी चीज़ें देखनी है और किस तरीके से बाइफरकेट करनी है कि यहाँ पे प्लस हाफ और माइनस हाफ से हमें डिटरमाइन हो जाएगा कि कैसे क्या है. ठीक है, तो अब सबसे पहले हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेते हैं. भाई ये सारा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स कि इक्वल्स टू में है. अगर इक्वल्स टू में है और टाइम को अगर मैं भरूं तो टाइम को क्या लिख सकता हूँ, t, क्योंकि टाइम का तो t ही आएगा डायमेंशन. m क्या हो जाएगा 0, l क्या हो जाएगा 0. अब s जो है वो हमारा क्या है, s है हमारा सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, अल्फ़ा लगा हुआ है. अब फोर्स को ओपन करते हैं. फोर्स की एम एल टी याद रखनी है, MLT-2 उसकी पावर अल्फ़ा अपॉन में नीचे l, और l से l कैंसिल आउट हो जाएगा. और अगर मैं ओपन करूँ तो M-T-2 अल्फ़ा. अब यहाँ पे हमें देखना है कि भाई M0 और मतलब कि t का जो है डायमेंशन वो कितना आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई तो सबको रखना पड़ेगा, एक्चुअली सबको रखना पड़ेगा. तो s का तो आ गया हमारा. अब a का रख लो. a क्या है सर, एरिया है. एरिया में क्या होता है सर, एरिया होता है लेंथ टू लेंथ सेंटीमीटर स्क्वायर, तो l स्क्वायर हो जाएगा. और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बीटा लगा हुआ है, दैट मीन्स कि L2B हो जाएगा. तो ये हमारा ये भी आ गया. अब डेंसिटी की अगर बात करें तो डेंसिटी क्या होता है सर, डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम होता है. m और वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, r3, तो L-3 कर दूँ r3 को. और यहाँ पे हमारे पास में क्या लिखा हुआ है गामा, तो क्या हो जाएगा m गामा L-3 गामा. तो ये भी हमारे पास में आ चुका है. और r जो है वो क्या है, रेडियस है जो कि कम होती जा रही है, लेकिन अपन क्या बोलेंगे लेंथ के हिसाब से, तो लेंथ, और ये क्या हो जाएगा हमारा साइन डेल्टा. तो ये चीज़ें आ गई. तो हम वो चीज़ें रख लेते हैं जो कि हमारे काम की है. जैसे कि ये हमारे काम की है तो हम इसको एक साथ में लिख देते हैं. ये L2B जो है वो हमारे काम का है, एक हमारा ये वाला है, और उसी के नीचे हमारा जो ये बना है वो ये ना, ये सारा आ गया. और ये किसके बराबर है, ये बराबर है M0 L0 T1 के बराबर है. ना अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि भाई t के रेस्पेक्ट में क्या क्या आ रहा है. t के रेस्पेक्ट में हमारा आ रहा है 2 अल्फ़ा, यहाँ पे हो रहा है माइनस गामा, और वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर. दैट इज़ t-2 अल्फ़ा माइनस 3 गामा इज इक्वल टू t की पावर 1. दैट इज़ 1 इक्वल्स टू -2 अल्फ़ा माइनस 3 गामा. अब गामा देख लो कि भाई गामा हम और कहीं से भी निकाल सकते हैं, तो m से निकाल सकते हैं. ठीक है, m से गामा निकल जाएगा. तो m से गामा निकल जाएगा तो हम निकाल लेते हैं कि m अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल टू M0. तो अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0. अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस का गामा, कि अल्फ़ा की वैल्यू जो होगी वो अगर प्लस में है तो गामा किस में होना चाहिए, माइनस में. तो अल्फ़ा की वैल्यू प्लस, गामा की वैल्यू माइनस, ये तो दोनों माइनस माइनस में. तो सेकंड ऑप्शन तो गया, दोनों ही प्लस प्लस में है, तो फर्स्ट ऑप्शन भी गया. ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो गामा भी पॉजिटिव है, तो ये भी गया. दैट मीन्स कि ध्यान से सुनना, हमने सिर्फ इतना सॉल्व किया, बाकी रखा था क्योंकि हमारे पास में किसी का डायमेंशन नहीं था, मास के डायमेंशन से आए. और यहाँ पे हमें पता कि अल्फ़ा जो है वो गामा के बराबर है और वो उसका नेगेटिव होगा, मतलब कि गामा के बराबर है वो उसका नेगेटिव होगा. तो हम पहला ऑप्शन देख लेते हैं.
तो अल्फ़ा जो है वो तो पॉजिटिव है और गामा जो है वो भी पॉजिटिव। सर पॉजिटिव तो नहीं होगा, नेगेटिव होगा। अल्फ़ा जो है वो नेगेटिव है, गामा जो है वो भी नेगेटिव है, तो ये भी गया। अल्फ़ा जो है वो नेगेटिव है, गामा जो है वो पॉजिटिव है, हाँ तो ये हो सकता है। अल्फ़ा जो है वो पॉजिटिव है, गामा जो है वो भी पॉजिटिव है, तो ये तीनों ऑप्शन तो गए। ऑप्शन नंबर बचा थर्ड, तो सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, थर्ड ऑप्शन हमारा हो गया। तो नॉर्मली उसके इक्वल टू में रखते जाएंगे, जैसे कि हमारा यहाँ पे समझा हुआ था कि हम सबको उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लिखेंगे और सबको बराबर बराबर कर देंगे ना। 42 की अगर बात करें तो ये दो क्वेश्चन जो थे वो नीट 2025 के अंदर आए हुए थे। तो ये वाला हमें क्या करा है, ये जस्ट अभी अपन ने देखा है फिजिकल क्वांटिटी पी है, तो परसेंटेज एरर निकालना है, ए बी सी डी का गिवन है हमें, ये परसेंटेज एरर निकालना है क्वालिटी ऑफ पी। तो डेल्टा पी बाई पी, इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या हम इसको सही से अरेंज करें तो पी इज इक्वल टू ए क्यू बी स्क्वायर सी माइनस वन डी माइनस का हाफ। क्या ये लिख सकते हैं, क्योंकि डिवाइड में है दोनों तो माइनस माइनस लग गया, सी नॉर्मल है तो -1 लग गया, पावर रूट में है तो -1/2 लगा दिया। नाउ आगे लिखते जाएंगे तो 3 डेल्टा ए बाय ए प्लस 2 डेल्टा बी बाय बी प्लस 1 डेल्टा सी बाय सी, क्योंकि माइनस में होगा तो भी ऐड होगा, प्लस 1/2 डेल्टा डी बाय डी। ये हमारे पास में आया। 3 डेल्टा ए बाय ए की वैल्यू कितनी है 1% लगा देंगे अपन। 2 डेल्टा बी बाय बी की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 1 डेल्टा सी बाय सी की वैल्यू है 2 प्लस हाफ डेल्टा डी बाय डी की वैल्यू है 4, तो ये आ जाएगा 2। तो यहाँ पे है 3 प्लस 3 2 6 प्लस 2 प्लस 2, तो 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9, 10 11 और 12 13, तो हमारे पास में 13% एरर आया। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड। तो एज इट इज़ इनके क्वेश्चंस जो हैं वो कुछ इस तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। ये एक सिंगल पेज नोट है जिसमें अपन ने सारा पढ़ा है और वो सारा कंप्लीटेड हो चुका है। इफ़ यू लाइक दिस सीरीज़ देन प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर तुम्हें कोई और चैप्टर्स के भी रिक्वायर्ड हो तो तुम मुझे कॉल या फिर इन्फॉर्म कर सकते हो। थैंक यू सो मच, एन्जॉय योर डे।